बरसात की एक ठंडी शाम थी। छोटे से गांव रामपुर की कच्ची गलियों में एक लड़की भीगे हुए कपड़ों में धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम था सुमन। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह दो वक्त की रोटी जुटाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों माँ बेटी बिना खाना खाए सो जाती थी, लेकिन सुमन के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह हमेशा कहती, एक दिन मेहनत हमारी किस्मत जरूर बदल देगी। उसी गांव में रहने वाले अमीर किसान धर्मपाल सिंह के बेटे रोहित ने एक दिन सुमन को अपनी बूढ़ी माँ की मदद करते देखा। सुमन बिना किसी लालच के घंटों उनकी सेवा करती रही। रोहित उसके संस्कारों से प्रभावित हो गया। कुछ महीनों बाद उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ सुमन से। ये सुनते ही धर्मपाल सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक गरीब लड़की हमारे खानदान की बहू बनेगी, लोग क्या कहेंगे? लेकिन रोहित अपने फैसले पर अडिग रहा। आखिरकार मजबूरी में परिवार ने शादी तो कर दी, मगर शादी के पहले दिन से ही सुमन के लिए उस घर में के दरवाजे जो खुले थे, दिल नहीं। दरवाजे तो खुले थे, दिल नहीं। सास शांति देवी और नंद पूजा हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देती। गरीब घर से आई है, इसे क्या पता अब बड़े घर के तौर तरीके। सुमन चुपचाप सब सह लेती। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती, खेतों में मजदूरों के लिए खाना ले जाती और रात सबसे आखिर में खाना खाती। एक दिन धर्मपाल सिंह ने जानबूझकर कहा, अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात मत भूलना। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर की आर्थिक हालत अचानक बिगड़ने लगी। लगातार 2 फसलें खराब हो गई, बैंक का कर्जा बढ़ता गया, परिवार के लोग परेशान रहने लगे। ऐसे समय में भी सुमन ने अपने गहने बेचकर घर का राशन खरीदा, लेकिन किसी को नहीं बताया। इसी बीच एक दिन गांव में एक चमकती काली कार आकर रुकी। कार से सूट पहने 2 लोग उतरे और सीधे सुमन के पास पहुंचे। उन्होंने आदर से कहा, मैडम, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। पूरा परिवार हैरान रह गया। सुमन कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उन दोनों के साथ बाहर चली गई। करीब आधे घंटे बाद वह वापस लौटी तो उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। परिवार ने लाख पूछा कि वह लोग कौन थे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। उस रात धर्मपाल सिंह ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये लड़की वैसी नहीं है जैसी वह समझते थे, लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ था। अगले ही दिन सुबह गांव में खबर फैल गई कि शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक खुद रामपुर आने वाला है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि फैक्ट्री खुलेगी, कोई कह रहा था कि ज़मीन खरीदी जाएगी। दोपहर होते होते वही लग्जरी कारों का काफिला फिर गांव में दाखिल हुआ। इस बार दर्जनों गाड़ियां थी। सबकी नज़रें उस काफिले पर टिक गई और जैसे ही सबसे आगे वाली कार का दरवाज़ा खुला, उसमें से उतरे एक बुजुर्ग उद्योगपति ने भीड़ के सामने आते ही सुमन के पैरों को छू लिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। धर्मपाल सिंह के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। आखिर वह करोड़पति आदमी एक गरीब बहू के पैर क्यों छू रहा है? सुमन ने गहरी सांस ली और उन बुजुर्ग उद्योगपति को उठाकर कहा, आप ऐसा मत कीजिए। आपने हमेशा मुझे बेटी का सम्मान दिया है। ये सुनकर पूरा परिवार और गांव वाले हैरान रह गए। तब उस उद्योगपति ने सबके सामने कहा, आज से 10 साल पहले मेरी कंपनी में आग लग गई थी। उस हादसे में मैं बुरी तरह घायल हो गया था। उस समय इस
लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई थी। बाद में जब मुझे पता चला कि ये बहुत गरीब परिवार से है, तो मैंने इसकी पढ़ाई और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी गुप्त रूप से अपने ऊपर ले ली। मैंने इसे बिजनेस की शिक्षा दिलाई और अपनी कंपनी के कुछ शेयर इसके नाम कर दिए। लेकिन सुमन ने मुझसे वादा किया था कि जब तक सही समय नहीं आएगा उसकी पहचान किसी को नहीं बताई जाएगी। आज वह हमारी कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारिका है, शेयरधारकों में से एक है और करोड़ों की मालकिन है। ये सुनते ही धर्मपाल सिंह, शांति देवी और पूजा के चेहरे का रंग उठ गया। जिन लोगों ने उसे हर दिन गरीब कहकर अपमानित किया था, वही आज उसके सामने शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। लेकिन सुमन के चेहरे पर ना घमंड था, ना बदले की भावना। वह शांत खड़ी सबको देख रही थी। तभी उद्योगपति ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अभी एक और सच सामने आना बाकी है। उद्योगपति की बात सुनकर पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। धर्मपाल सिंह की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने घबराते हुए पूछा, आखिर ऐसा कौन सा सच है? उद्योगपति ने अपनी फाइल खोली और कहा, कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि हमारी कंपनी के करोड़ों रुपए का गबन करने वाला व्यक्ति कोई बाहरी नहीं बल्कि इसी गांव का रहने वाला है। जांच करते करते सारे सबूत इसी परिवार तक आ पहुंचे। ये सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। तभी उद्योगपति ने फाइल से कुछ दस्तावेज निकाले और सबके सामने रख दिए। लेकिन अगले ही पल सुमन ने आगे बढ़कर वह फाइल बंद कर दी। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगे। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। सुमन ने शांत स्वर में कहा, जिसने गबन किया है वह इस घर का कोई सदस्य नहीं बल्कि ऐसा इंसान है जो कई सालों से इस परिवार को आपस में लड़वा कर अपनी चालें चल रहा है। मैंने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। तभी अचानक आंगन के बाहर खड़ा एक आदमी ये सब सुनकर घबरा गया और चुपके से वहां से भागने लगा। सुमन की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। ये सुनते ही पूरे परिवार की नज़र उस भागते हुए इंसान पर टिक गई और हर किसी के मन में एक ही सवाल उठने लगा, आखिर वह आदमी कौन है? जैसे ही वह आदमी भागने लगा, सुमन ने अपने सुरक्षाकर्मियों को इशारा किया। कुछ ही सेकंड में वह आदमी पकड़ लिया गया और पूरे गांव के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। उसे देखते ही धर्मपाल सिंह हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना मुनीम रघुवीर था, जिस पर उन्होंने वर्षों से आंख बंद करके भरोसा किया था। रघुवीर पहले तो खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब उद्योगपति ने बैंक रिकॉर्ड्स, नकली दस्तावेज और सीसीटीवी की तस्वीरें उसके सामने रखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिरकार उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह कंपनी और धर्मपाल सिंह दोनों के पैसों में हेराफेरी कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने ही घर के लोगों के कान भरकर सुमन के खिलाफ जहर खोला है ताकि परिवार कभी एक ना हो सके और उसकी चोरी पर किसी का ध्यान ना जाए। ये सच सुनते ही धर्मपाल सिंह और शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हर दिन अपमानित किया, वही आज उनके परिवार की सबसे बड़ी रक्षक बनकर खड़ी थी। धर्मपाल सिंह
कांपते हाथों से सुमन के सामने आए और बोली, बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सुमन पर थी। क्या वह उन्हें माफ़ करेगी? जहाँ इतने वर्षों के अपमान का जवाब देकर हमेशा के लिए जिगर छोड़ देगी। पहले तो सुमन कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में बीते हुए अपमान, तानों और आंसुओं की यादें एक एक करके तैरने लगी। पूरे आंगन में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फिर सुमन धीरे धीरे धर्मपाल सिंह और शांति देवी के पास पहुंची। सबको लगा कि वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसने उनके झुके हुए हाथों को पकड़कर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। ये सुनते ही शांति देवी फूट फूट कर रोने लगी और सुमन को गले लगा लिया। पूरा परिवार भावुक हो गया। तभी उद्योगपति मुस्कुराते हुए बोले, आज मैंने दौलत से नहीं, इंसानियत से सबसे अमीर लड़की देखी है। लेकिन उसी समय एक काली एसयूवी तेजी से हवेली के बाहर आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे और उनमें से एक ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैडम, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हमारी कंपनी के मुख्य कार्यालय में आग लग गई है और किसी ने करोड़ों रुपए के जरूरी दस्तावेज चुरा लिए हैं। ये सुनते ही सुमन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि रघुवीर अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था। सुमन बिना एक पल गवाए गाड़ी की ओर बढ़ी और बोली, अब असली लड़ाई शुरू होती है। इस बार मैं उन लोगों को बेनकाब करके ही लौटूंगी। उसकी ये बात सुनकर पूरा परिवार चिंता में डूब गया। सुमन तुरंत अपने सुरक्षा अधिकारियों और उद्योगपति के साथ शहर के मुख्य कार्यालय पहुंची। वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। पूरी बिल्डिंग में धुआं फैला हुआ था और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई थी। सुमन सीधे उस कमरे में की ओर भागी जहां कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सर्व रखे हुए थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। तिजोरी खुली हुई थी और करोड़ों रुपए के सौदे से जुड़े सारे दस्तावेज गायब थे। तभी एक कर्मचारी घबराते हुए दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम, आग लगने से ठीक 5 मिनट पहले एक नकाबपोश व्यक्ति जहां से भागा था। सुमन ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। स्क्रीन पर जैसे ही नकाबपोश की तस्वीर दिखाई दी, उसकी चाल देखकर सुमन की आंखें सिकुड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस चाल को पहचानती हूँ। ये वही आदमी है जिसने सालों पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। उद्योगपति ने हैरानी से पूछा, क्या क्या तुम इसे जानती हो? सुमन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उसका नाम सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर वही नकाबपोश दिखाई दिया। उसने हंसते हुए कहा, सुमन, अगर अपनी कंपनी और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो अकेले पुराने बंद पड़े गोदाम में आना। अगर पुलिस या किसी और को साथ लाए तो अगली बार सिर्फ दस्तावेज नहीं, तुम्हारे अपने लोग भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। इतना कहकर कॉल कट गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन सुमन के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ मुस्कान थी। रात के ठीक 12 बजे सुमन अकेली
अपनी कार लेकर पुराने बंद पड़े गोदाम की ओर चल पड़ी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो वह सचमुच अकेली हो, लेकिन उसे पहले ही अंदाजा था कि दुश्मन बहुत चालाक है। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी में लगा एक गुप्त ट्रैकर और माइक्रो कैमरा चालू कर दिया, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग पुलिस और जोगपति तक पहुंच रही थी। जैसे ही वह गोदाम के अंदर पहुंची, चारों तरफ अंधेरा छा गया और अचानक कई नकाबपोश लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। तभी सामने से एक लंबा सा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसने अपना नकाब उतारा तो सुमन कुछ पल के लिए चुप रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि उद्योगपति का छोटा भाई महेंद्र था, जिसे पूरे परिवार ने वर्षों पहले विदेश में कारोबार करने गया हुआ समझ रखा था। महेंद्र जोर जोर से हंसते हुए बोला, हाँ सुमन, मैं ही हूँ। मैंने ही रघुवीर को अपने साथ मिलाया था। कंपनी में आग भी मैंने लगवाई और सारे दस्तावेज भी मैंने ही चुराई। मुझे अपने भाई की अरबों की संपत्ति चाहिए थी, लेकिन तुम हर बार मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। ये सुनकर सुमन मुस्कुराई और बोली, महेंद्र, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया। तभी गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। चारों तरफ से पुलिस ने गोदाम को घेर लिया। महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि वह सुमन के जाल में फंस चुका है। लेकिन तभी उसने जेल से एक रिमोट निकाला और खींचते हुए बोला, अगर मैं हार गया तो जहां मौजूद कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उसकी उंगली जैसे ही रिमोट के बटन की तरफ बढ़ी, पूरे गोदाम में दहशत फैल गई और सुमन बिजली की तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ी। महेंद्र की उंगली जैसे ही रिमोट के बटन पर जाने लगी थी, सुमन ने पूरी ताकत से छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। रिमोट नीचे गिरकर दूर जा पड़ा। उसी समय पुलिस अंदर घुस गई। महेंद्र के गुर्गे ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्र आखिरी बार भागने के लिए गोदाम के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ा, मगर बाहर पहले ही मौजूद पुलिस ने उसे भी हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किए गए सभी दस्तावेज, करोड़ों रुपए की नकदी और कंपनी के अहम सबूत बरामद हो गए। अदालत में मुकदमा चला और सभी सबूतों के आधार पर महेंद्र और उसके साथियों को कई वर्षों की सज़ा सुनाई गई। कंपनी का पूरा कारोबार फिर से सुरक्षित हो गया और उद्योगपति ने उसके सामने घोषणा की कि अब से कंपनी की पूरी जिम्मेदारी सुमन संभालेगी, क्योंकि उसने सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि परिवार की इज्जत और विश्वास भी बचाया है। धर्मपाल सिंह ने पूरे गांव के सामने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, आज से ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। हमने गरीबी देख कर इंसान की कीमत लगाई थी, लेकिन आज समझ आया कि असली दौलत संस्कार, ईमानदारी और मेहनत होती है। शांति देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रोहित गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था। कुछ ही महीनों बाद सुमन ने गांव में एक बड़ा स्कूल, एक अस्पताल और गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त परीक्षण केंद्र खुलवाया, ताकि किसी भी बेटी को गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता ना करना पड़े। जिस लड़की को कभी उसके गरीब होने के कारण अपमानित किया गया था, वही आज हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था। पूरा गांव उसकी इज्जत करता था और लोग दूर दूर से उसकी मिसाल देने आते थे। सुमन ने अपनी दौलत का घमंड कभी नहीं किया, बल्कि उसे
लोगों की बुलाई में लगाया। इसी वजह से लोग कहते हैं करोड़पति तो बहुत है, लेकिन सुमन जैसी अमीर इंसानियत बहुत कम होती है, लोगों के पास होती है। सीख: किसी इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके संस्कार, ईमानदारी और कर्म से होती है। समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।